मुझे लगता है ये एटमी नुस्खा था, कीमियाई नुस्खा था, या कोई ऐसा कौमी राज था जिससे ये अपने ही जिनसे वोट लेने हैं उन तक भी नहीं अभी तक नहीं पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वज़ीर कानून थे या नायब वज़ीर आज़म हैं, पहले तो मैं यकीन नहीं करता था उनकी बातों पे, लेकिन यहाँ ये शायद सच बोल रहे थे कि इन्होंने वो मुसवदा देखा नहीं, क्योंकि मुसवदा जहाँ से आया है उन लोगों ने कहा था कि बगैर देखे पास करो, तो इसलिए ये वहाँ जाके हुआ। लेकिन वो तो बाद में, क्योंकि लोगों ने शोर मचाया, जैसे आप फरमा रहे थे, कुछ इन्हीं के MNAs या सेनेटर्स जो थे उन्होंने कहा कि जी हम बगैर देखे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों में अभी भी देखिए पार्लियामेंट का हिस्सा ज़रूर अक्सरियत फॉर्म 47 की हो, लेकिन देखिए सारे लोग बेज़मीर तो नहीं होते, सारे लोग ये पार्लियामान तो मैं समझता हूँ महकूम है, क्योंकि और ये जो वही करेंगे जो इनको हुक्म आएगा, लेकिन वहाँ एक करने का तरीका कार है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सके उस रात को, वरना बगैर दिखाए हुए पूरी कोशिश इनकी थी कि कर लें। आप उनके वो एक स्पोक्समैन है बैरिस्टर साहब मलिक साहब, तो बैरिस्टर अलीक वकील, वो तो आके कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं, हम सब कर लेंगे सब कुछ। बाकी भी उनके जो वो हैं ये रखे हुए हैं उन्होंने 5-6 लोग ना, जहाँ पे खुद ना बोल रहे हैं। वैसे नहीं ज़ुबैरी साहब, आपको वाकई उनके नाम का नहीं सही पता? बस वो असल में ज़बान पे दूसरा आ गया था, इसलिए मैंने अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब आ गए ना, तो हमारे बड़े भाई भी आज़म नज़ीर तारड़ वो अच्छा। लेकिन देखिए, आप देखिए ये शबखून मारा जा रहा था। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने 35-36 साल लगाए हैं सदलिया के लिए, और बड़ी हमने जिद्दोजहद की है। मैं सदर हाई कोर्ट बार भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा, मैंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया था जब मैं सदर था हाई कोर्ट बार का 2015 में, और मुख्तलिफ, और फिर एज सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमने पूरी आइन और कानून के साथ खड़े रहे। आप जानते मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, लेकिन मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ आज तक कि मैं देख रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन जिससे इस मुल्क की थोड़ी बचत है, क्योंकि आप देखिए हुकूमत कंट्रोल्ड है, पार्लियामेंट कंट्रोल, एक अदलिया है जो आज़ाद है। फिर आप देखिए कि चीफ जस्टिस को अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कहलाएंगे नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 3 जजों में से वो उसका चुनाव करेंगे। तो ये देखिए, ये जो था उस दिन अदलिया को कत्ल किया जा रहा था। मैंने जब भी अपने पिटीशन में यही लिखा है कि ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि एक हमारा सुतून है और एक हमारी वो पूरे दूसरे को खत्म कर रही है। ये कौन सा उसको देखें, ओरिजिनल आइन 1973 का है, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको आज कल ये पार्लियामेंट कह सकती है इस आइन को हम रद्द करते हैं पूरे को, या ये कहेगी कि हम आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होंगे। ये नहीं कर सकते। कुछ चीजें बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आज ये कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी। ये इस तरह से चीजें नहीं कर सकते। उस रात ही अगर ये मुसवदा पास हो जाता या कोशिश की जाती तो आपका इंस्टीट्यूशन खत्म। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वही कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही इन्होंने इंटरफेयर करके वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, आपको याद होगा अजीम साहब कि इन्होंने वो पास किया। मैंने उसके खिलाफ आर्गू किया था, तो मेरे साथ कितनी मेरी बेइज्जती की गई थी। उस वक्त मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, उसका लिहाज भी नहीं रखा गया। तो इसके बाद आप देखिए, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की पटिशन को सुनने के लिए वैसे ही 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कोर्ट बना दिया, मतलब कि 5 जज सुनेंगे, इस पार्लियामेंट ने बना के दिया। फिर उसके बगैर आईनी तरमीम किए हुए उसकी अपील भी दे दी गई। फिर भी इनको तकलीफ है कि जी सुओ मोटो जी केसेस बहुत बढ़ गए, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पहला चीफ जस्टिस कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। सारा झगड़ा ही इस मुल्क में रहा है कि अपॉइंट कौन करता है जज। ये बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद 90 की दिहाई की जिद्दोजहद थी, जिसके अंदर से वो जिहाद ट्रस्ट आया, असद अली आए, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह को 4थे नंबर के जज को उठा के शहीद बेनज़ीर ने बना दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने देखा उसमें क्या हुआ, तो उसके बाद से सीनियर जज बनेगा ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए कि सिलेक्शन। ज़ुबैरी साहब, आपने जो बात की है, जो टेक्निकलिटी आपने कानूनी तौर पे की है, मुझे उस पर कानूनी राय भी लेनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक गुफ्तगू की है, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनवाएं कि आइन के मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि 1973 का जो आइन है वो क्या हतमी शक्ल में है या नहीं है, तो अब क्या करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सच्चे इंसान ही नहीं है।
इनके ने जो हमेशा कोर्टों अदालतों की बेइज्जती की है अपनी तकारीर में। तो आप देखिए, और ख़ुद ये फॉर्म 47 थे, वो डार मैडम डार जो थी वो जीती भी थी, उनको ज़बरदस्ती हरा के इसको लाया गया क्योंकि उनके मंजूर नज़र थे, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाना था। तो ये इनकी बात पे कौन यकीन करेगा कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। COD क्या है, वो आया हदीस है कोई कि COD के अंदर हमने क्या, COD में कर दिया। आईन पाकिस्तान 1973 का आइन था, कंसेंसस से बना। अच्छा चले COD में था, तो आपकी 18वीं तरमीम जो आपने, जिसकी डिबेट 300 पता नहीं कितने दिनों तक, महीनों तक चली, उस पर डिबेट हुई और फिर वो 2010 में पास हुई, 2008 में गवर्नमेंट आई थी, 2 साल लगे उसको पास करने। उसमें क्यों नहीं आपने चीजें डाली उस वक्त तो कंसेंसस था ना, सारे लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त आप आजाद नहीं है। उस वक्त थोड़ी आजादी आपके पास थी, उस वक्त आपने कहा चलो मिलके कर रहे। उस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और शुक्र है इनकी नहीं थी। आप देखिए उन्होंने खुद 58(2)B खत्म किया, जो सारी खिलवाड़ की थी आइन के साथ जनरल जियाउल हक साहब ने और मुशर्रफ साहब ने, उसको खत्म किया। उसके अंदर तो उस आइन में तो जियाउल हक साहब ने अपना नाम भी लिखवा दिया था हमारे आइन में तरमीम करके। तो देखिए ना, ये चीजें आपने उस वक्त कर ली, उस वक्त कंसेंसस बना, फिर 19वीं तरमीम आई। आप देखिए, तो अगर आपको कोई उसके अंदर कबाहत है, आप समझते हैं कि नहीं, आप जुडिशरी से बात कीजिए, आप बुकला से बात कीजिए, आप अवाम के सामने ये बात लेके जाएं और कहें कि जी ये इशू है, इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हो सकता है आप कन्विंस कर रहे लोगों को करें, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको उधर से हुक्म आया है, आपने एक चीज डालनी है इसके अंदर कि नेशनल सिक्योरिटी की, जिसने कहा नेशनल, उसमें ना आप रेट कर सकेंगे और आप आर्टिकल 8 जो आपको गारंटी करता है कि कानून उसको चैलेंज नहीं कर सके। ये कहां से आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी का इशू? और फिर जो अच्छा जुबैर साहब, आपकी पिटीशन दायर हो गई है, आपको उम्मीद है कि आपकी पिटीशन सुनी जाएगी? देखिए उम्मीद तो मुसलमान हैं, हमें उम्मीद तो होनी चाहिए, बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ ये हम आज़ादी अदलिया के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं और ये केस है, ये जो कमेटी है उसकी सवाबदीद है। मुझे नहीं पता कि ये पिटीशन में अभी तक तो नंबर नहीं लगाया उस दिन, अब कल देखते हैं कि नंबर लगता है इस पे। फिर वो कमेटी में एक मीटिंग होती है जिसके अंदर 3 वो सीनियर जजेस बैठ के फैसला करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं, हेड करते हैं उस कमेटी को। उस कमेटी के सामने ये आता है, रखा जाता है, लगा, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इसमें बहुत एजेंसी। यहाँ अजीब एक चक्कर है कि जब तक आपकी पिटीशन पे नंबर नहीं लगता, आप अर्जेंटली एप्लीकेशन नहीं लिखती। मैंने एक डॉक्यूमेंट लेके गया, उससे मेरा आदमी उनके पास कि जी इसको ये आप ले लें, इसको कमेटी के सामने पेश रखें। क्या लगे हम ये नहीं ले सकते। अब ये देखें, अब ये मुझे नहीं पता कि 19 तारीख को जो मीटिंग होती है 3 या 4 बजे उस कमेटी की, 19 तारीख को क्या उस एजेंडे में इसको रखा जाएगा या नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क की सबसे लोगों ने मुझ पर हम 6 लोगों पे तनकीद भी की कि जी अभी तो वो बिल ही नहीं था, और आप जैसे कह रहे थे कैबिनेट ने नहीं देखा, कैबिनेट से पास नहीं हुआ, तो फिर ये आगे नहीं आया। तो फिर उस दिन इतनी कोशिश क्यों उस बिल को पास कराने की, जो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, वो पार्लियामेंट लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उस रात को पास करने की सेनेट को भी बाउंड काउंट कर दिया कि सारे सेनेटर भी रहे, MNAs भी रहे। तो क्या हो रहा था, ये हर चीज को रोनते इन्होंने, जिस तरह अदलिया को कत्लेआम करना था उस रात, वो अपने भी लोगों को कत्लेआम कर दिया, वो कठपुतलियां बना दिया है सर हमारी पार्लियामेंट को इन लोगों ने। अच्छा जुबैरी साहब, एक तकनीकी चीज समझाइएगा, ये सारे का सारा मुनहसर है ये मामला वोटिंग के ऊपर, वोटिंग की तादाद के ऊपर। अब वो अगर किसी जमात से तोड़ के लिए जाते हैं और बीच में ये शामिल कर रहे हैं कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन की क्लॉज तो आयद हो जाएंगी, लेकिन उनका वोट शुमार होगा। अब पहले जब उसकी वजाहत आ चुकी है एक, तो क्या जिनके ऊपर डाउट है उन्हीं के जरिए आइन साजी हो सकती? नहीं हो सकती, अनफॉर्चुनेट, शुक्र है खुदा का, अभी नहीं हो सकती। अभी इस वक्त जजमेंट है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा जब तक वो अमेंडमेंट नहीं आती और वो कानून नहीं बनती, सेनेट से पास होती है और फिर या दोनों हाउस पास करके वो सदर मुमलिकत उस पर साइन नहीं कर देते, उस वक्त वो एक्ट नहीं बनता। उसके बाद ये लागू हो जाएगा, हाँ वो वोट। लेकिन इस वोट देने के लिए उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो जजमेंट है जिसके अंदर वो इंटरप्रेट हो गई है कि आप वोट दे ही नहीं सकते। उसका रिव्यू अभी पेंडिंग है, वो लगा नहीं, वो चला नहीं है वो केस। अच्छा साहब जी, आपका सेनेट मुकम्मल नहीं है, पूरा एक सूबा जिसकी 11 नशस्तें होती हैं। आपकी ये भी मुकम्मल नहीं है नेशनल असेंबली, क्योंकि रिजर्व सीट्स नहीं मिली हुई उनको। और तो आइन क्या कहता है इसमें, आइन क्या कहता है, कानून इसमें क्या कहता है?
देखिए कानून आइन कहता है कि आपके 336 या 346 मेंबरान होंगे, उसके सेनेट के अंदर अपना शायद 100 होते हैं, वो होंगे, वो आपका पूरा मुकम्मल हाउस होता है। आपका हाउस नहीं है, क्योंकि आप ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जजमेंट नहीं मांग रहा, वो खुद वजाहती नोट वजाहत मांगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दे दी और कहा कि आप इसको इंप्लीमेंट करें, आज तक तो मैंने नहीं देखा उनको नोटिफाई किया उन 41 लोगों को जो MNA, क्योंकि उनको हुक्म आला आ गया है कि तुम्हें नहीं करना। अब सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जी उनके खिलाफ एक्शन लें। जब अगर ये पिछले साल, जैसे मैं कहता रहा, इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, जब इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, आज सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन वो जानते हैं कि उनके ऑर्डर्स के, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बुलाएंगे उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग बैठे हुए कंट्रोल में वो कहते कर लो, हम कुछ भी कर लो, हम कौन करेगा, कौन, क्या उनके पास पुलिस है या रेंजर्स हैं या क्या सुप्रीम कोर्ट का अपना। देखिए महज़ब और जमहूरी मुल्कों में ये होता है कि आप अदालत का हुक्म नहीं मान सकते। अमेरिका का सदर सबसे दुनिया में ताकतवर इंसान माना जाता है, क्या वो अपनी अदालत उसको बिल्कुल नहीं पसंद आते, उनके केसेस, उनके फैसले उसके खिलाफ। निक्सन से ज्यादा ताकतवर कोई सदर नहीं गुजरा है। उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेप्स अपने दोस्त ने दिया, उसके बाद उसको रिजाइन करना पड़ा। अच्छा जुबैरी साहब, एक और राय आपकी दरकार है कि मौलाना उस दिन पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो जवाबन अयाज सादिक साहब ने कहा कि ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के मुखालिफ कोई बात नहीं कर सकते, फौज और अदलिया के मुखालिफ कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये इस्तेहकाक क्या किसी शख्स के क्या किसी शख्स के पास ये इस्तेहकाक है कि वो अदलिया के बारे में बात कर सके? आजम नज़ीर तारड़ साहब की एक गुफ्तगू सुनिए। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने चीफ जस्टिस के बारे में क्या राय रखी? वो मोटो पावर्स के ऊपर ये अपनी तनकीद कर रहे थे, और ये तो खुद फ़ायदे उठाने वाले जज वो लोगों से हैं जो जजों से फ़ायदे उठा के जहाँ तक पहुँचे हैं आज तक। ये किस तरह से ये बात करते हैं। मैं क्या बोलूँ आपके प्रोग्राम पर यहाँ बैठ के, ये चीनी का रेट नहीं तय करना, ठीक है, वो अगर किया तो आपने खुद एक लॉ बना के कर दिया ना कि अब इस तरह के जो सू मोटो होगा उसके अंदर ये आप कमेटी फैसला करेगी कि केस बनता भी है या नहीं। अब तो खुद चीफ जस्टिस खुद तो सू मोटो ले नहीं सकता, आपने चीफ जस्टिस के अंदर पहले ही कमेटी बना दी, वो कमेटी फैसला करती है अंडर सेक्शन 3 कि ये केस बनता है या 184 के उसमें आता है या नहीं। वो अगर आता है आप प्लेस करेंगे कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है तो 5 जज सुनेंगे, और उसकी अपील भी आपने दे दी। तो अब तो ये इशू ही नहीं है कि चीनी का रेट कौन तरेगा, खंबे कौन तरेगा। ये लोग जो हैं ये इन्होंने अपना ज़मीर विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट बेच चुके हैं ये लोग। ज़ुबैर साहब, कल अदालतें खुलनी है सुबह, 8 जजेस ने अपना एक तफसीली फ़ैसला दे दिया है और उसमें इशारा भी दे दिया है कि इसका इंजाम अच्छा नहीं हो, या इशारा उसने कह दिया है कि इसकी भुगतनी पड़ेगी आपको अगर आप इस पर इसके असरात देखना पड़ेगा। तो अब आप क्या समझते हैं, कल इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद अगर करता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं करता तो क्या यही 8 रुकनी बेंच को एप्लीकेशन देना पड़ेगी, यही 8 रुकनी बेंच एक अजाफी कोई आर्डर जारी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद अपने नोट में लिख दिया। देखिए वजाहत लेने भी ये खुद आए थे, अगर नहीं आते, वजाहत भी देने का मकसद क्या था, डिले करना ना। लेकिन इनको कह दिया गया है, इलेक्शन कमीशन जहाँ जिनके मातहत है वो आज़ाद तो है नहीं हमारा इलेक्शन कमीशन, जहाँ से हुक्म आता है, जिसके ताबे हमारी हुकूमत है और सारे लोग इस वक्त उनके ताबे हैं, उनको हुक्म आ जाता है कि जी आप नहीं करना। वो सुप्रीम कोर्ट उनको कह दिया गया होगा आपको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, 41 सीटें आपने इनको PTI को नहीं देनी है, ये तो आप करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का खड़ा होना है, आपको तबाह किया जा रहा है, और जो लोग तबाह कर रहे हैं आपको करना है। देखिए हम लोग वकील जद्दोजहद कर सकते हैं, अवाम जद्दोजहद कर सकती है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन को भी तो खुद खड़ा है। आप देखिए जब 3 नवंबर हुई थी, आपको याद होगा उसमें 7 जज उस वक्त मौजूद थे वहां सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि ये आप नहीं कर सकते। मुशर्रफ साहब ने नहीं माना था, और फिर देखिए उसके बाद क्या अंजाम हुआ उनका। तो आप क्या समझते हैं, वकला तैयार हैं? कोई बड़ी तहरीक जो जिसका ऐलान हुआ है बड़ी तहरीक का, क्या वो बड़ी तहरीक चलने जा रही है? तो पर देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ तहरीक कुछ होगी, पहले कोर्ट भी तो कुछ करे ना, पहले कोई एक्शन ले, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन बुकला हम सेमिनार, एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है लाहौर में, उसके अंदर तय किया जाएगा कि क्या करना है इंशाल्लाह। उसको कल एक सुप्रीम कोर्ट बार ने भी जब ये देखा कि 19 को बुकला कन्वेंशन हो रहा है लाहौर में, अभी मुझे एक नोटिस आया कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कोई एक रख लिया है कल इस्लामाबाद में। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी उसका एक ऑफिस बेयरर रहा हूँ उसका सुप्रीम कोर्ट बार का, कि उनका क्या रोल रहा है पूरे साल। तो दो हमारी देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि ये जो वकील के ऊपर फैसला करना है,
वकील पूरी बार एसोसिएशन तो नहीं होती, सारे वकला होते हैं। अब देखिए, आपकी कोई भी तहरीक चलेगी उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी तहसील बार्स का होता है, डिस्ट्रिक्ट बार्स का होता है। अब ये सब उससे वो लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह से और हाई कोर्ट में भी इतने पेश भी नहीं होते, वो असल में हमारी जान है, इस मुल्क की जान है, जो हमारी तहसील, डिस्ट्रिक्ट बार्स और ये सारी बार्स हैं, फिर आती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन असल वकला वही है। आप कहते हैं कि अदालती निज़ाम सही नहीं है, आप सही करें ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को आप सही करें,